नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हमने अपने पिछले 5 लेक्चर्स में एंशिएंट इंडिया के सभी महत्वपूर्ण लिटरेरी सोर्सेस यानी कि पाठ्यात्मक स्रोतों को पढ़ लिया है और अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी कि पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ेंगे। अगर आज के लेक्चर के बारे में बात करें तो पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि आज हम अपने इस टॉपिक आर्कियोलॉजी एंड इंडियन हिस्ट्री में बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, यानी कि हम इस पूरे आज के लेक्चर को दो इम्पॉर्टेंट भागों में हम समझेंगे। सबसे पहला रहेगा कंसेप्ट्स एंड टर्म्स विच इज रिलेटेड टू आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री और दूसरा है टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो दो पॉइंट्स रहेंगे। चलिए एक एक करके अब हम इन सारे चीजों को समझते हैं कि आखिर हमें इसमें क्या पढ़ना है और ये भी जानते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा पॉइंट पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा पॉइंट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट आप जैसे देख पा रहे हैं, कंसेप्ट के अंदर हमने लिखा हुआ है व्हाट इज आर्कियोलॉजी। तो यानी कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो आर्कियोलॉजी का आप सभी को पता होना चाहिए। तो स्क्रीन पर आप जैसे देख पा रहे हैं, तो आर्कियोलॉजी का बेसिकली डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स, हिंदी में जिसे हम कहेंगे भौतिक अवशेषों द्वारा अतीत के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। मैं दोहराता हूं, भौतिक अवशेषों द्वारा अतीत के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, तो पुरातत्व भौतिक अवशेष क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के दौरान कोई कॉइन्स मिला, हमें कोई इंस्क्रिप्शन मिला, हमें कोई पॉटरी मिला, तो ऐसे जो भी मटेरियल रिमेन्स हमें पास्ट को स्टडी करने में और पास्ट को समझने में जो मदद करते हैं, ऐसे ब्रांच को जो डिपार्टमेंट जो पढ़ता है समझता है, उसे हम बेसिकली आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज आर्कियोलॉजी। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रेलेवेंस ऑफ आर्कियोलॉजी। तो आखिर हमें आर्कियोलॉजी क्यों जानना है, क्या इसका जरूरत है, क्यों अतीत के लिए हमें आर्कियोलॉजी को पढ़ना पड़ता है? तो इसे हम दो पॉइंट्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इट एक्सपैंड्स द नेचर ऑफ सोर्सेस और दूसरा है चेंजेस द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल क्वेश्चन। पहले पॉइंट के बारे में अगर बात करें, यानी कि स्रोतों के प्रकृति का विस्तार करता है और दूसरा है ऐतिहासिक प्रश्नों के स्वरूप को बदलता है। क्या है इसके पीछे का कंसेप्ट? अब हम एक एक करके मेन कंसेप्ट्स को आपको समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। पहला है एक्सपैंड द नेचर ऑफ सोर्सेस। देखिए, जब हमने अपने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था तो मैंने बेसिकली आपको बताया भी था कि दो तरह से हम सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं। एक है लिटरेरी सोर्सेस, पाठ्यात्मक स्रोत, और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि पुरातात्विक स्रोत। अब लिटरेरी सोर्सेस में क्या है कि बेसिकली जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ के और जो उसमें लिखा हुआ है, जितना इतिहास उसमें बताया जाता है, उसे हम एनालाइज करके स्ट्रेटेजाइज करके हम उस टाइम के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। आर्कियोलॉजी क्या है? किससे उस टेक्सचुअल सोर्सेस के बियॉन्ड भी हमें कई सारे सोर्सेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि कॉइन्स हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गए, पॉटरीज हो गए, टूल्स हो गए, विभिन्न विभिन्न प्रकार के कई सारे अदर एविडेंसेस भी आर्कियोलॉजी हमें प्रोवाइड करता है, जो कि टेक्सचुअल सोर्सेस में हमें नहीं मिलता है। हमें उसके रेफरेंसेस तो मिल सकते हैं, लेकिन हम उसे प्रमाण के साथ नहीं कहते। प्रमाण के साथ में हमें मदद कौन करता है? आर्कियोलॉजी मदद करता है। तो टेक्स्ट में जो भी पॉइंट्स लिखा हुआ है, उसे प्रूफ करने के लिए हम कैसे प्रूफ करते हैं? थ्रू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो इस तरह से आर्कियोलॉजी जो है, इट एक्सपैंड्स द नेचर ऑफ द सोर्सेस। यानी कि पहले जो सिर्फ एक टेक्सचुअल बेसिस पे था, जिसमें कि डाउट भी हो सकता है कि कोई चीज था या नहीं है, और अगर वही चीज अगर हमें आर्कियोलॉजिकल मिल जाता है तो वो एक फैक्ट हो जाता है, एक ट्रुथ की तरह उभर के आता है। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ में चलें। तो इसमें पॉइंट है इट चेंजेस द नेचर ऑफ
हिस्टोरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो चेंजेस द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल क्वेश्चन, तो इसको आप कैसे समझेंगे। सपोज कीजिए कि एंशिएंट टाइम में कोई भी एक पॉलिटिकल डायनेस्टी है, ठीक है, और किसी जगह पे हम जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कर रहे थे तो हमें किसी प्रकार का कोई कॉइन मिला, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, सिल्वर पंच मार्क कॉइन ऑफ मगध। तो कुछ भी मिला, कोई कॉइन्स मिला, कोई इंस्क्रिप्शन मिला, कोई टेम्पल एक्सकवेशन के दौरान में मिला। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन इन सारे चीजों से मिलता है, सबसे पहला तो जो इंफॉर्मेशन मिलेगा उसे हम कैटेगराइज करते हैं सरफेस लेवल पे। ठीक है, अब सरफेस लेवल पे क्या है, यहाँ पे जैसे आप देखिए कि जो हमें कॉइन मिला वो सिल्वर का बना हुआ है, और ये कहाँ पे मिला, तो हमें एक पर्टिकुलर जगह है, कौन सा वो जगह है, वो है मगध के पास में। ठीक है, तो मगध के पास में ये सरफेस इंफॉर्मेशन मिला। लेकिन जब हम इन सारे चीजों को एनालाइज करते हैं, जब हम इन सारे सोर्सेस को, इन कॉइन्स को, इन इंस्क्रिप्शन को जब हम एनालाइज करेंगे, तो हमारे सामने कई सारे अदर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि अगर ये सिल्वर का बना था तो सिल्वर कहाँ से आता है। ठीक है, आखिर इसमें इस सिल्वर का ये जो कॉइन है इसका क्या साइज था, इसे कैसे बनाया जाता था, किस पर्पस के लिए इस कॉइन्स को इस्तेमाल किया जाता था, क्या ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था या सैलरी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो एक बड़ा हमें एक वाइड पिक्चर आर्कियोलॉजी के थ्रू देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम टेक्सचुअल सोर्सेस से अगर इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें, कैसे वो लिमिटेड हो जाता है, आपको ये समझना है कि यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है। एक तरफ है टेक्सचुअल सोर्सेस और दूसरा तरफ है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब टेक्सचुअल सोर्सेस में जैसे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल वैदिक लिटरेचर को लें या बुद्धिस्ट लिटरेचर को लें, तो ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि जिस जोग्राफिकल एरिया या जिस जगह पे इनके बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो ज्यादातर मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स है। कौन से हैं, मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में बताया जाता है। लेकिन क्या उस टाइम में इंडिया सिर्फ और सिर्फ मिडिल गैंगेटिक प्लेन में ही रहेगा। साउथ इंडिया के बारे में कैसे पता चले, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कैसे पता चले, जो अदर रीजन्स हैं उनके बारे में हमें कैसा पता चलेगा। तो हमने जब वैदिक लिटरेचर पढ़ा या बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ा, फॉर एग्जांपल अगर हम 6th सेंचुरी बीसीई से लेके 2nd सेंचुरी बीसीई तक के बारे में समझना चाहते हैं, तो जो भी हमें टेक्सचुअल सोर्सेस मिले, तो जहां ये कंपोज किए गए होंगे हमें सिर्फ उतने रीजन का इंफॉर्मेशन मिला। लेकिन उस टाइम में तो इंडिया तो और भी कई सारे पार्ट्स हैं, तो उनके बारे में हम कैसे पता करें। तो ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं कि हम उस टाइम पे जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसी टाइम पीरियड लेवल पे जाके एक्सकवेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कुछ वहां से एविडेंसेस मिल पा रहे हैं, क्या कोई रिलेशन उभर के आ पा रहा है। तो इस तरह से आर्कियोलॉजी हमें मदद करता है कि हम चीजों को और भी मल्टीलिंगुअल तरीके से, मल्टी डायमेंशनल तरीके से हम चीजों को पढ़ें और समझें। ठीक है, तो ये है जो 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट कौन सा था कि इट एक्सपैंड्स द नेचर ऑफ द सोर्सेस। तो पहले सिर्फ टेक्सचुअल सोर्सेस था, और टेक्सचुअल सोर्सेस के अलावा अब हमें वैरायटी ऑफ अदर सोर्सेस देखने को मिल जाते हैं। और दूसरा, इट चेंजेस द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कि अगर रिलीजियस टेक्स्ट है, अगर वैदिक टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अगर उसमें सिर्फ रिलीजन के बारे में लिखा हुआ है, तो क्या पूरा का पूरा जिंदगी में सिर्फ रिलीजन ही चलता है। रिलीजन के अलावा भी तो एक हर इंसान का एक आम जिंदगी है, उस समय के समाज के भी अपना एक आम जिंदगी होगा। अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें जैसे राजाओं के बारे में मेंशन है, प्रीस्ट के बारे में मेंशन है, ये है, तो हमें पर्सपेक्टिव सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के तरफ से मिल रहा है। लेकिन उसी टाइम पे जो लोअर क्लास के जो लोग हैं, जो अदर क्लास है, उनका पर्सपेक्टिव हमें कैसे मिलेगा। हमें पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है, लेकिन सोशल इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, कल्चरल इंफॉर्मेशन, ये हमें कैसे मिलेगा। तो ये हमें कैसे मदद करता है, ये हमें आर्कियोलॉजी में जो हमें बाकी सारी चीजों का जो डिस्कवरी होता है, एविडेंसेस मिलते हैं, उसके बेसिस पे हिस्टोरियंस उस हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है जो आपको कंसेप्चुअल है। हाँ, ये पीटी के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस के और जीएस1 के और हिस्ट्री ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से जरूर आपके लिए ये हेल्पफुल है। आपसे पूछा जा सकता है अ कंपैरिजन बिटवीन द टेक्सचुअल सोर्सेस एंड द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, और आपसे एक स्टैंड भी माना जा सकता है
कि किस में ज़्यादा आपको फैक्चुअल डिटेल्स और किस में ज़्यादा आपको करेक्ट हिस्ट्री की तरफ आपको एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फॉर्म्स एंड टेक्निक इन आर्कियोलॉजी, ठीक है। फॉर्म्स एंड टेक्निक इन इंडियन आर्कियोलॉजी। और इसमें सबसे पहले जो टर्म हमें जो समझना है वो है कल्चर। व्हाट इज कल्चर इन इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। ये पॉइंट्स को आप जरूर इन सबको आप नोट डाउन करते हुए चलें, ठीक है। तो अगर हम कॉमन पार्लेंस में अगर बात करें कि कल्चर बेसिकली क्या होता है, तो इट रेफर्स बेसिकली टू द पैटर्न ऑफ थॉट एंड बिहेवियर ऑफ पीपल। पैटर्न ऑफ थॉट एंड बिहेवियर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के व्यवहार और उनके विचारों के बारे में बताता है। कल्चर लोगों के व्यवहार विचार जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ पास होता है और किसी भी सोसाइटी के कलेक्टिव फीचर को दिखाता है। क्या है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाले व्यवहार और विचार जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के कलेक्टिवनेस या उसके कलेक्टिव फीचर को दिखाता है। नॉर्मल पार्लेंस में दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कल्चर। बट क्या यही डेफिनेशन हमें आर्कियोलॉजी के भी कॉन्टेक्स्ट में भी सेम ही डेफिनेशन हमें समझना पड़ेगा? नहीं, तो इसका डेफिनेशन आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और इसे समझने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसे आपको समझना पड़ेगा, तब आप जाके कल्चर समझ पाएंगे। तो जैसा कि आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं कि व्हाट इज कल्चर इन आर्कियोलॉजी, आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें आपके सामने कुछ टर्म्स हैं जैसे कि आर्टिफैक्ट, इंडस्ट्री और असेंबलेज, ठीक है। और पूरे को कवर करके बनता है एक कल्चर। मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट होगा जहां से हमें स्टार्ट करना है वो है आर्टिफैक्ट, ठीक है। आर्टिफैक्ट से बनेगा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से बनेगा असेंबलेज और असेंबलेज से बनता है एक आर्कियोलॉजिकल कल्चर। आपको इस पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहले है आर्टिफैक्ट। आप एक इस स्मॉलर सर्कल में देख पा रहे हैं कि ये है आर्टिफैक्ट। तो आर्टिफैक्ट क्या होता है? कोई भी पोर्टेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी पोर्टेबल ऑब्जेक्ट विच इज मेड बाय ह्यूमन हैंड, यानी कि मानव निर्मित कोई भी वहनीय वस्तु। मानव निर्मित कोई भी वहनीय वस्तु, जैसे कोई कॉइन्स है आप उसे हाथ से छू सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कोई इंस्क्रिप्शन है, कोई टूल है किसी भी प्रकार का, कोई जैसे आप प्लॉ है, एक्स है, किसी भी प्रकार का, तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? आर्टिफैक्ट इन आर्कियोलॉजी, ठीक है। अब सेम आर्टिफैक्ट, सेम आर्टिफैक्ट, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सेम आर्टिफैक्ट्स किसी भी जगह पे आर्कियोलॉजी में कोई भी एक प्लेस होता है तो हम उसे साइट के नाम से साइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कोई भी एक आर्टिफैक्ट किसी एक साइट पे हमें मिला, ठीक है। अब उसी साइट पे आपको इस पॉइंट्स को याद करते हुए चलिए, कोई भी आर्टिफैक्ट या सेम प्रकार के जो आर्टिफैक्ट होंगे और जो सेम मटेरियल से बने हुए हैं, सेम आर्टिफैक्ट सेम टाइप के मटेरियल से बना हुआ अगर किसी भी एक साइट पे अगर हमें मिलता है तो ऐसे कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इंडस्ट्री, ठीक है। ऐसे समझिए कि सपोज करिए कि हमें कोई एक पॉटरी मिला या कोई एक हमारे पास एक कॉइन मिला। अब ये जो कॉइन था ये अपने आप में एक आर्टिफैक्ट है, ठीक है। और ये हमें मिला, सपोज करिए हम दिल्ली के किसी एक जगह पे बैठे हुए थे, वहां पे हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कर रहे थे, तो हमें एक जगह पे मिला एक कॉइन। हमने एक साइट का एक्सकवेशन स्टार्ट किया। अब ये जो कॉइन जो था ये सिल्वर का बना हुआ था, ठीक है। अब इसी जगह पे हमने कई सारे अदर प्लेसेस पे हमने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन स्टार्ट किया, तो हमें कई प्रकार के सिक्के मिले, ठीक है। और वो सिक्के क्या थे? वो सिक्के बने हुए थे सिल्वर के। तो जब हमें ऐसे कलेक्टिव ऐसे जब कॉइन्स जब हमें मिले जो कि सिल्वर में बने हुए हैं,
तो जो इनका जो ग्रुप होगा हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे इंडस्ट्री। यानी कि हमें सिल्वर कॉइन्स का एक इंडस्ट्री मिला। एक सिल्वर कॉइन अपने आप में आर्टिफैक्ट था। जब उन सिल्वर कॉइन का हमें एक कलेक्शन मिला तो वो क्या बन गया, इंडस्ट्री। क्या दो चीज सेम होना चाहिए, मटेरियल भी सेम होना चाहिए और जो आर्टिफैक्ट है वो भी सेम होना चाहिए, दोनों के दोनों। अगर कुछ चीज, अगर सपोज करिए कि वो जो कॉइन जो था एक सिल्वर का मिला और एक हमें मिला गोल्ड का, तो वो इंडस्ट्री नहीं कहलाएगा, वो डिफरेंट इंडस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट हो गया, आर्टिफैक्ट से बना इंडस्ट्री। अब डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज जब किसी एक साइट पे मिलेंगे तब बनता है असेंबलेज। ठीक है, अब चलिए फिर से आते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। अब यहाँ पे जब हम देख रहे थे, हम दिल्ली के किसी एक जगह पे जब हम एक्सकवेशन कर रहे थे तो हमें कॉइन्स मिला, जो कॉइन्स जो सिल्वर का बना हुआ था। अब हो सकता है कि उसमें हमें कई सारे प्रकार के टूल्स भी मिले, हो सकता है कि कई प्रकार के हमें वहां पे पॉटरीज भी मिले। ठीक है, तो हमें 3 प्रकार के आइटम्स मिल जाते हैं, कॉइन्स मिले, टूल्स मिले और पॉटरीज मिले। तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट्स हो गए। जब इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट के कलेक्शन हमें मिले, यानी कि हमें 50 या 100 पीसेस एक ही जगह पे जब हमें मिल रहे हैं, कॉइन्स के हमें 100 पीसेस मिले, हमें जो एक टूल्स था, सपोज करिए एक हैंडेक्स था, ठीक है, यानी हैंडेक्स था तो हैंडेक्स का भी हमें 100 पीस मिला, पॉटरी भी था तो पॉटरी का भी हमें 100 पीस मिला। तो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो गए। और ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज कहाँ पे हमें मिले, वो दिल्ली के एक ही साइट पे मिले थे। तो जब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज जब हमें मिल जाते हैं तो ऐसे कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, हमें मिला एक असेंबलेज। ठीक है, एक असेंबलेज। अब असेंबलेज से बढ़ना है अब हमें किसके तरफ में, आर्कियोलॉजिकल कल्चर की तरफ में। ये बात याद रखिएगा, थोड़ा सा शुरुआत के टाइम में आप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को ये डिफिकल्टी होगा, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे। तो आर्टिफैक्ट से बनता है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से बना असेंबलेज। अब असेंबलेज में हमने क्या देखा, असेंबलेज में हमने देखा कि इसके ये कंप्राइज करता है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को कर रहा है। अब सपोज कीजिए कि दिल्ली में भी हमने एक्सकवेशन किया, इसी तरीके से गुड़गांव में भी एक जगह पे एक्सकवेशन चल रहा था, इसी तरीके से नोएडा में भी एक्सकवेशन चल रहा था। अब हमने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली में जैसे हमें कॉइन्स मिले, जैसे हमें पॉटरीज मिले, जैसे हमें टूल्स मिले, उसी सेम लेवल पे ही हमें गुड़गांव में भी और नोएडा में भी हमें कॉइन्स, टूल्स और पॉटरीज देखने को मिलता है। सेम उसी तरीके, मटेरियल भी सेम था और जो आर्टिफैक्ट्स जो मिले वो भी सेम थे। तो ऐसे करके हमें डिफरेंट 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 असेंबलेज मिले। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे हमें सेम टाइप के असेंबलेज देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे सेम टाइप ऑफ असेंबलेज देखने को मिले। तो अब हम इन्हें क्या कैटेगराइज करेंगे, अब हम इन्हें बोलेंगे कि दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में हमें एक सेम या हमें एक आर्कियोलॉजिकल कल्चर देखने को मिला है। तो सपोज करिए न्यूज़पेपर में आपके सामने एक हेडिंग आएगा कि आर्कियोलॉजिकल कल्चर डिस्कवर्ड इन दिल्ली, गुड़गांव एंड नोएडा। तो उसी समय आपको क्या समझ जाना है, जैसे ही ये टर्म आया आर्कियोलॉजिकल कल्चर तो आपको समझ जाना है, अच्छा यहाँ पे एक असेंबलेज होगा, एक इंडस्ट्री होगा और एक आर्टिफैक्ट होगा। तो इस तरीके से उसके बीच का एक रिलेशन होगा। तो रिलेशन को समझाने के लिए मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट में क्या हो सकता है, एक कोई आइटम हो, कोई भी, आप कॉइन्स ले लीजिए, पॉटरी ले लीजिए या कोई टूल्स ले लीजिए। ठीक है, एक सिंगल, अभी हम सिंगुलर में चल रहे हैं, अभी ये क्या है, ये सिंगुलर में है। अब और एक कोई प्लेस था, कौन सा, दिल्ली, जहां पे कि इस चीज का एक्सकवेशन हुआ। अब दिल्ली में जब हमें एक मिला तो हमने और भी जगह पे खुदाई किया, और भी जगह पे एक्सकवेशन हुआ। तो ऐसे हमें पता चला कि ये जो कॉइन्स जो था या फिर ये जो पॉटरी जो है या फिर ये जो टूल्स है,
सेम ही एलिमेंट के, अगर मान लीजिए कॉइन्स है तो वो सिल्वर का, पॉटरी है क्ले का, टूल्स अगर बना तो वो सपोज करिए आयरन का था, ठीक है। तो हमने जब एक्सकवेशन किया तो हमें इसका एक कलेक्शन मिला, एक होड मिला, जिसे कलेक्शन को होड कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सेंस में। तो हमने देखा कि हमें 100 सिल्वर के कॉइन्स मिले, हमें 100 पॉटरीज मिले जो कि क्ले के बने हुए थे, और हमें 100 टूल्स ऐसे मिले जो कि आयरन के बने हुए थे, ठीक है। 100 तो ऐसा जब सेम जब हो गया तब ये क्या हो गया, तब ये बन गया इंडस्ट्री, ये हो गया एक इंडस्ट्री, ठीक है। अब इंडस्ट्री में हम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, तो कॉइन का एक इंडस्ट्री, पॉटरी का एक इंडस्ट्री, और टूल्स का एक इंडस्ट्री, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री हो गए। अब ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री जब हमें एक ही दिल्ली के जगह पे मिले तो हमें बन गया असेंबलेज, असेंबलेज क्या बन गया, असेंबलेज। और जब हमने दिल्ली के अलावा हमने दो और जगह पे जब हमने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया, जैसे कि हमने गुड़गांव लिया और नोएडा लिया, तो हमने देखा कि जैसे दिल्ली में हमें एक्सकवेशन के दौरान चीजें मिले वैसे ही हमें गुड़गांव में भी और वैसे ही हमें नोएडा में भी देखने को मिला। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में सेम असेंबलेज मिले, तो अब हम क्या बोलेंगे कि एक आर्कियोलॉजिकल कल्चर हमें देखने को मिलता है, कहाँ पे, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा इंटायर कंसेप्ट, जिसे कि आप सभी को समझ के रखना है, ठीक है। और आप सभी से नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डिफिकल्टी है तो मैंने आप सबके लिए एक निमोनिक भी दिया हुआ है कि किस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो है आर्कियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट अमेजिंग कल्चर्स, ए से आर्टिफैक्ट, आई से इंडस्ट्री, ए से असेंबलेज और सी से कल्चर तो है ही। तो आर्टिफैक्ट से बनता है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से बनता है असेंबलेज और असेंबलेज से बनता है कल्चर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ आर्कियोलॉजी, यानी कि पुरातत्व के प्रकार। तो इस टॉपिक में हमें बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या टर्मिनोलॉजी हैं, और हमें उनके डेफिनेशंस को याद रखना है कि ये टर्म्स बेसिकली या फिर ये टर्म्स आपसे क्या सजेस्ट करते हैं, इनका क्या रेफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें है सबसे पहला वर्ड जो है फील्ड आर्कियोलॉजी। फील्ड आर्कियोलॉजी बेसिकली क्या है, related to exploration and excavation of site, exploration and excavation of sites यानी कि पुरातात्विक स्थलों के अन्वेषण और उत्खनन से, ठीक है। दूसरा टर्म है साइट्स। साइट क्या होता है, प्लेस वेयर मटेरियल रिमेन ऑफ ह्यूमन पास्ट इज फाउंड, यानी कि मानव अतीत से जुड़े भौतिक अवशेष जहां हमें पाए जाते हैं या मिलते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिग्राफिक कॉन्टेक्स्ट, precise level at which the artifacts are found, जिस, यानी कि हिंदी में हम इसे कहते हैं स्तर विन्यास, जिस स्तर पर भौतिक अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसमें आप ये भी समझ लीजिए कि सपोज करिए कि कोई एक साइट है और अगर हम उससे अगर एक्सकवेशन अगर करते हैं तो जो सबसे नीचे लेवल पे जितना साइट होगा वो सबसे पुराना होगा, यानी कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे न्यूएस्ट साइट है, और जो सबसे जितना आप हम अंदर चलते जाएंगे, किसी भी साइट को हमने एक्सकवेशन किया, और जितना आप नीचे जाएंगे उतना आप पुराने यानी कि हिस्टोरिसिटी के तरफ में बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन एंड वर्टिकल एक्सकवेशन। हॉरिजॉन्टल यानी कि जिसे हम क्षैतिज उत्खनन कहते हैं, और वर्टिकल यानी कि लंबवत उत्खनन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब आर्कियोलॉजी में कोई साइट अगर होता है, यानी कि अभी हमने पढ़ा भी कि साइट क्या होता है, तो उसे दो तरीके से हम एक्सकवेट कर सकते हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, यानी कि क्षैतिज लेवल पे, यानी कि किसी बड़े क्षेत्र में हमने खुदाई किया। अब जब हम बड़े क्षेत्र में खुदाई करते हैं तो सपोज करिए कि हमने डिसाइड किया कि हम सरफेस से 100 मीटर नीचे जाके करेंगे, या 1 या 10 फीट नीचे करेंगे, या 20 फीट नीचे करेंगे। एक हुआ इस तरीके से, जिसे हम एक लंबे कोई हमने क्षेत्र लिया, और उस लंबे क्षेत्र पे हमने डिसाइड किया कि हम उसे एक पर्टिकुलर हाइट तक या जो भी हमने डिस्टेंस लिया उतने तक ही हम एक्सकवेट करेंगे। तो ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन को बेसिकली हम लंबे एरिया में एक लोअर एक हाइट तक किया जाता है,
और वहीं जब हम वर्टिकल एक्सकवेशन करते हैं यानी कि लंबवत एक्सकवेशन करते हैं, तो हमने सपोज करिए कि हमने एक पर्टिकुलर एरिया हम यहाँ पे एक्सकवेशन कर रहे थे और हमें पता चला कि इस पर्टिकुलर एरिया पे हमें कुछ जरूरी नहीं है कि हर एक लेवल पे हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल ही जाएंगे, लेकिन जब हम एक्सकवेशन कर रहे थे तो यहाँ पे हमें कोई एक एविडेंस मिला, कोई भी एविडेंस हो सकता है, जैसे कॉइन्स मिला, इंस्क्रिप्शन मिला, कुछ भी मिला। तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हम अब इसी को ऊपर से और नीचे तक खोदेंगे। पहले डिसाइड हमने किया था कि हम सिर्फ 50 फीट खोदेंगे, अब एक्सकवेशन मिलने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम इसे 200 फीट खोदेंगे। तो इस तरीके से जब हम डाउन जाते जाते रहते हैं तो इसे कहा जाता है वर्टिकल एक्सकवेशन। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सकवेशन बेसिकली क्या होता है, किसी छोटे पोर्शन पे टॉप से बॉटम में यानी कि किसी छोटे क्षेत्र में हम जब ऊपर से नीचे के तरफ में जो खुदाई करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बेसिकली कहते हैं, वर्टिकल एक्सकवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म है इथनो आर्कियोलॉजी। इथनो आर्कियोलॉजी यानी कि नृजाति पुरातत्व विज्ञान। मैं फिर से दोहरा देता हूं, नृजाति पुरातत्व विज्ञान क्या है, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लिविंग कम्युनिटीज, यानी कि संस्कृतियों और समुदायों के अध्ययन से जुड़ा जो स्टडी होता है उसे हम बेसिकली इथनो आर्कियोलॉजी कहते हैं। फिर है सैल्वेज आर्कियोलॉजी यानी कि भ्रांशोधर पुरातत्व। इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड साइट, यानी कि किसी भी संकटग्रस्त स्थल को चिन्हित करना और उन्हें बचाने का जो कार्य होता है वो सैल्वेज आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है आर्कियोमेट्री यानी कि पुरातत्व मिति, यानी कि पुरातात्विक सामग्रियों का विश्लेषण, यानी कि यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स टू स्टडी द एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि हमें कोई बोन मिला, कोई टूल मिला, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो कितने साल पुराना है। तो जो साइंटिफिक डेटिंग मेथड होते हैं, जैसे C14 का डेटिंग मेथड होता है, थर्मोल्यूमिनेसेंस होता है, जैसे हम कई बार पेड़ कोई होता है उसका एज पता लगाने के लिए हम उसके डेंडोक्रोनोलॉजी यानी कि उसके रिम्स को काउंट करते हैं। तो ऐसे जो मेथड्स होते हैं उन्हें हम बेसिकली आर्कियोमेट्री के ब्रांच में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी यानी कि अंडरस्टैंडिंग द सोशल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। अंडरस्टैंडिंग द सोशल बिलीव एंड प्रैक्टिसेस यानी कि संज्ञानात्मक पुरातत्व, यानी कि इसमें हम विचार, आस्था और धर्म जैसे विषयों को अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आप सभी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। हो सकता है कि आपको एक तरफ मैच द फॉलोइंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको पूछा जाए और आपको मैच करना पड़ेगा, या इवन डेफिनेशन के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एटलीस्ट इन सारी चीज़ों को आप जरूर याद रखें। तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, आप उन सभी चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज कर लें और ध्यान में रखें कि इन सारी चीज़ों को जरूर एक बार आपको रिवाइज जरूर करना है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं अपने क्लास के लिए वो रहेगा इपिग्राफी। इपिग्राफी क्या होता है, बेसिकली स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी कि हम प्रतिमाओं के को किस तरीके से पढ़ा और समझा जाता है ये हम समझेंगे इपिग्राफी के अंदर में। ठीक है, तो तब तक के नेक्स्ट क्लास के लिए हम आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास एपिग्राफी में। थैंक यू।